Hello students, today I started a lesson number 3, metals and non-metal, our part number 4. Now the started 3.2.4 section, how do metals react with the solution of other metal salts? यानी कि जो metals है वो सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट्स, यानी कि जो मेटल के सॉल्ट के जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, यानी कि जो सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट्स, यानी कि जो मेटल के सॉल्ट्स का सॉल्यूशन, यानी कि किस तरह से वो मेटल्स उसके साथ रिएक्ट करता है। तो हम देखेंगे कि रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मेल्टन फॉर्म, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्ट वाले में जो मेटल्स है, जो कम लेस रिएक्ट मेटल्स, यानी कि जो कम रिएक्टिव मेटल्स है, उसके जो फॉर्म है, उसका जो कंपाउंड है, कंपाउंड्स इन फॉर्म, यानी कि जो उनके जो कंपाउंड है किस फॉर्म में है, सॉल्यूशन है वो या मोल्टेन फॉर्म में हो, उस कंपाउंड में से उसको दूर कर देंगे। तो कौन दूर करेंगे? ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल्स। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शंस दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, यानी कि हमें तो मालूम ही है कि ऑल मेटल्स की जो रिएक्टिविटी और इक्वली नहीं है। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स विद द ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड, यानी कि सारे के जो एलिमेंट्स है मेटल्स वो ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ, वाटर के साथ, सारे के सारे मेटल्स की जो रिएक्टिविटी वो हमें सेम इक्वल देखने को मिली नहीं। बट ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द दिस रीएजेंट्स, यानी कि सारे के सारे जो मेटल्स है वो वाटर, एसिड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते नहीं है। So we were not able to put all the metal samples or we had collected in decreasing order of the reactivity। इसी वजह से हम जो मेटल्स के जो सैंपल्स है वो 1 by 1 रिएक्टिविटी डिक्रीज ऑर्डर में हम रख सकते नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज स्टडीड इन चैप्टर 1, यानी कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए। गिव अ बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, यानी कि वो एक ऐसा एक एविडेंस है कि जो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी किस तरह से कर सकते हैं, तो वो हमें कौन सी रिएक्टेंट बताएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताएगा। इफ मेटल ए डिस्प्लेसिस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यानी कि मेटल ए है और जो मेटल बी है उसका जो सॉल्यूशन में से मेटल बी को दूर कर देगा, तो यानी कि इट इज़ अ मोर रिएक्टिविटी देन बी, यानी कि जो मेटल ए है वो मेटल बी से वो क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। यानी कि देखो यहाँ पर मेटल ए, यहाँ पर ये उसका रिएक्शन दिया हुआ इसी सेंटेंस का कि मेटल ए प्लस मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, यानी कि जो मेटल ए और जो सॉल्ट सॉल्यूशन का मेटल जो बी है उसमें से सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा और बी को क्या कर देगा, मेटल बी को अलग कर देगा। तो यानी कि जो बी है उससे भी ज़्यादा रिएक्टिविटी वाला मेटल कौन है? तो ए नंबर का है। तो इसी तरह से हम रिएक्टिविटी सीरीज बना सकते हैं। तो नाउ द लास्ट सेक्शन इज द 3.2.5 द रिएक्टिविटी सीरीज। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीज एक्टिविटीज, यानी कि हमने सारे के सारी एक्टिविटीज़ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, उसके बाद करने के बाद हमने एक पूरा एक टेबल बनाया जिसमें से जो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो 1 by 1 किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है, इस तरह से हमने एक टेबल बनाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उस टेबल नंबर 3.2 जो एक्टिविटी सीरीज है उसको बोला जाता है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो आप द फर्स्ट देख सकते हो, तो फर्स्ट में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वो मोस्ट रिएक्टिविटी को किसी भी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिविटी कर देंगे। फिर उसके बाद है जैसे जैसे जिंक, आयरन, लीड और हाइड्रोजन मीडियम में आते, और उसके बाद कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर और गोल्ड वो लास्ट रिएक्टिविटी एलिमेंट्स है। तो आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट्स एक्टिविटी 1.9 to 3.12 द फॉलोइंग सीरीज द टेबल 3.2 नॉन एज द रिएक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज हैज़ बीन डेवलप। इसी वजह से एक रिएक्टिविटी सीरीज डेवलप हुआ है। तो फर्स्ट पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम जिसकी मोर
बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट मेटल्स है। उसके बाद है जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड और हाइड्रोजन जो मीडियम रिएक्टिविटी से। और उसके बाद लास्ट में कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड जो लास्ट में ऐसे उसकी जो लास्ट में कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है तो पोटेशियम, और लास्ट में कौन सा आ रहा है तो गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड किसी भी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिव उसकी जो रिएक्टिविटी वो क्या है, बहुत कम है। How do metals and non-metals react? In the above activities, you saw the reaction of metals with the number of reagents. यानी हमने सारे के सारे एक्टिविटीज़ में हमने देखा है कि जो रिएक्शन, जो मेटल के जो रिएक्शन है उसका जो रीएजेंट्स यानी कि मेटल्स के जो रीएजेंट्स है, वाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर, यानी कि सारे के सारे मेटल्स है वो इस तरह किस मैनर में रिएक्ट करते हैं। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑफ एलिमेंट्स इन क्लास 10। यानी कि हमने तो जानते ही है जो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि किस सेल में किसका ज़्यादा होता था। फर्स्ट सेल कौन सी होती के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। यानी कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो आते हैं, एल और एम और एन। उसमें कौन से कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं तो 8 आते हैं। तो ये सब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बारे में हमने जान के ही आए। वी लर्न द नोबल गैसेस, यानी नोबल गैस के बारे में तो जानते ही कि जो जिसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या होती है। जैसे कि के है, के इलेक्ट्रॉन में कितने होने चाहिए, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो सारे के सारे होते हैं। उसके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है कि जो ऐसा एलिमेंट है जिसके पास ना तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो उसी मेटल से उसको हम क्या, उसको जो सब्सटेंस हो उसको हम क्या बोलेंगे, नोबल गैस। तो नोबल गैस के कौन कौन से एग्जाम्पल, हीलियम, नियोन और आर्गोन। नियोन, हीलियम जिसका हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो वो फर्स्ट सेल में ही 2 आ जाएंगे। उसके बाद नियोन की जो एटॉमिक नंबर है 10 है, यानी कि के सेल में 2, और बाकी के जो 10 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 8, और 8 इलेक्ट्रॉन है वो किस सेल में आ जाएंगे, एल। यानी कि ऐसे उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि जो वो दे सकते हैं और ना तो वो ले सकते। उसके बाद आर्गोन है जिसकी एटॉमिक नंबर 18 है, तो फर्स्ट सेल में 2, बाकी के 2 सेल में भी 8 आ जाएंगे। तो उसमें भी उसके पास भी ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ना जा तो वो दे सकेंगे ना तो वो ले सकेंगे। यानी कि सेल कंप्लीट करने के लिए आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 7 होते तो वो क्या करेगा, किसी और सब्सटेंस के पास से वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आपके पास 2 है या 1 है या 3 है तो वो आप 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते वो क्या करते हैं, अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स होते वो क्या कर देते हैं, घुमा देते, और अपनी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो सेल है वो क्या कर देते, कंप्लीट कर देते। तो which have a completely filled valence cell and so little chemical activity, we therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence cell। यानी कि उसके जो वैलेंस सेल वो क्या होते हैं, बहुत कंप्लीट होते हैं। इसी वजह से उसको हम नोबल गैस बोला जाता है कि नोबल गैस किसी के साथ रिएक्ट करेंगे नहीं। लेट अस एवर टूक द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑफ नोबल गैस एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि हमने एक छोटा सा एक टेबल बनाया हुआ है, देखो आप देख सकते हो 3.3 में कि जो एक टेबल बना है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फ्यूजन, मेटल्स, नॉन मेटल्स और नोबल गैस के भी बारे में बोला गया है। वी कैन सी द टेबल नंबर 3.3, द सोडियम एटम एज अ 1 इलेक्ट्रॉन इन इज आउटर मोस्ट सेल। यानी कि हमने 3.3 में देख सकते हो कि जो सोडियम है उसके जो आउटर मोस्ट सेल है, उसके जो लास्ट आउटर मोस्ट सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। If it is a loses the electron from its M cell, and then its L cell now becomes the outermost cell and that is the stable octet। यानी कि जो M सेल में
एम सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो क्या कर देगा, लॉस यानी घुमा देगा। घुमाने के बाद उसके जो पास जो एल सेल है, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 सेल है। इसी वजह से वो अपना जो वैलेंस सेल है वो क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा और ऑक्टेट बना देगा। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टील हैज़ 11 प्रोटॉन्स बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ बिकम 10, यानी कि उसके अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 होंगे। किसके पास, सोडियम के पास। दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एटम स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन्स, यानी कि सोडियम के पास कितने प्रोटॉन्स होंगे, 11, बट उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10, क्योंकि उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो अपने वैलेंस सेल पूरा कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, घुमा देगा। इसी वजह से उसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। So there is a net positive charge giving as a sodium cation Na+, यानी कि इसी वजह से जो सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन चार्ज घुमाता है। इसके वजह से उसके पास जो ऊपर क्या लगेगा, प्लस, यानी उसको क्या बोलेंगे, कैटायन, कैटायन लगेगा। ऑन अदर एंड द क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, यानी कि क्लोरीन के जो लास्ट सेल है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7, एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, यानी कि उसको जो कंप्लीट करने के लिए उसके वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लाएगा किसी के पास। इफ द सोडियम एंड क्लोराइन वर रिएक्ट एंड द इलेक्ट्रॉन लॉस बाय सोडियम कुड बी टेकन अप द क्लोरीन, यानी कि जो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन अपना घुमाया वो किसको देगा, क्लोरीन को देगा। इसी वजह से आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो करेगा वो क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन उसके पास से ले लेगा। तो क्लोरीन एटम कैसे यूनिट नेगेटिव चार्ज, इसी वजह से क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, नेगेटिव, बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज़ 17 प्रोटॉन्स बट देर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी क्या करेगा कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 70, अभी वो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी कि उसके अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 17, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 18। इन इस के एल एन एम सेल्स, यानी कि तीनों सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सारे के सारे एल में, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 और लास्ट सेल में भी कितने होंगे, 8। दिस गिव्स एज अ क्लोरीन एनायन Cl-, इसकी वजह से देखो यहाँ पर उसके ऊपर N- यानी एनायन बोला जाता है। सो बोथ दिस एलिमेंट्स कैन हैव अ गिव एंड टेक अ रिलेशन बिटवीन देन इज अ फॉलोइंग 3.5, यानी कि देखो यहाँ पर 3.5 का एक फॉर्मेशन दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड का। तो देखो यहाँ पर सोडियम, तो सोडियम है उसके पास देखो 281, यानी कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, सेकंड में 8 और लास्ट में कितना है, 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा, घुमा देगा। इसकी वजह से यहाँ पर Na+1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, घुमा देगा, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, साइड में रखता है। फिर Cl में से Cl के जो एटॉमिक, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, यानी कि फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में एल सेल में कितने होंगे, 8 और लास्ट सेल में कितने होंगे, 7, यानी कि उसको जो आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसकी वजह से वो क्लोरीन किसके पास से लेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम के पास से लेगा। तो लास्ट में देखो यहाँ पर जो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन घुमाया वो किसको देगा, क्लोरीन को देगा, और क्लोरीन को देने के बाद किस फॉर्म में मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl इस तरह से कंप्लीट फॉर्म में मिलता है। The sodium and chloride ions being oppositely charged attract each other and are held by the strong electrostatic forces of attraction to exist as a sodium chloride, यानी कि सोडियम क्लोराइड है जो सोडियम की जो चार्जेस है वो पॉजिटिव है और क्लोराइड की जो चार्जेस है वो नेगेटिव, यानी कि दोनों के चार्ज ऑपोजिट होने के बाद उन दोनों के बीच के एकदम स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन के बनने के बाद क्या बनेंगे, दोनों के दोनों जो उसके पास के जो इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है एकदम कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इट शुड बी नोटेड दैट द सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिट एज अ मॉलिक्यूल्स बट एग्रीगेट्स ऑफ ऑपोजिटली चार्ज ऑफ आयंस। इसी वजह से कि जो सोडियम क्लोराइड है वो हमें मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलता नहीं है, बट वो किस फॉर्म में मिलेगा, हमें ऑपोजिट फॉर्म में हमें मिलेगा।
लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ द वन मोर आयोनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि एक और भी एक फॉर्मेशन देखते हैं मैग्नीशियम कंपाउंड का। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम, उसके जो एटॉमिक नंबर कितने हैं 12, तो उसके बाद से 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, घुमा देगा आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट करने के लिए। फिर उसके बाद क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किसको देगा, मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। क्लोरीन को कितने की ज़रूरत है, एक क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो देखो यहाँ पर लास्ट में थर्ड नंबर में देखो Mg और Cl की जो एटम है वो कितने लिए, Cl के जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने लिए, 2 मॉलिक्यूल्स दिए। Mg के तो मॉलिक्यूल एक ही है, बट Cl के मॉलिक्यूल कितने हैं, Cl के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 है। तो उसमें से 2 में से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 1 बाय 1 एक एक को दे देगा। उसके बाद जो क्लोरीन की जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो कंपाउंड इन द फॉर्म इज द मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल आर नॉन एट्स द आयनिक कंपाउंड, यानी कि एक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद जो मेटल में से नॉन मेटल और मेटल में से नॉन मेटल मिले, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स बोला जाता है। कैन यू नेम द कैटायन एनायन प्रेजेंट इन MgCl2, यानी कि किस तरह से आप कैटायन और एनायन, तो देखो यहाँ पर तो लास्ट में जो फॉर्मेशन बनना है, तो Mg यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन घुमा रहा है, तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लग गया। और क्लोरीन है जो दोनों के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसके ऊपर कौन सा आयन लगेगा, एन आयन लगेगा। यानी कि जो मैग्नीशियम है वो कैटायन में आएगा, और जो क्लोरीन है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्जेस लगेगा, नेगेटिव, यानी एनायन चार्जेस लगेगा। यानी कि एनायन में कौन आएगा, तो क्लोरीन आएगा, और कैटायन में कौन आएगा, मैग्नीशियम आएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को ये टेबल 3.3 भी याद रखना है। देखो नोबेल गैस है यहाँ पर हीलियम, नियोन, आर्गोन, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2 है, तो फर्स्ट सेल में कितने आएंगे, 2। उसके बाद नियोन है तो 10 है एटॉमिक है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट सेल में देखो यहाँ पर 8। तो फिर आर्गोन देखो 18 है, 2 8 8 8, तो यानी कि देखो इसके पास से कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो लेगा और घुमाएगा, क्योंकि उसके जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। उसके बाद मेटल्स हैं, तो मेटल्स में फर्स्ट देखो सोडियम के पास देखो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से, वो 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन घुमाने के बाद उसकी जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके अंदर तो 11 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। वैसे ही नॉन मेटल्स में देखो क्लोरीन, तो क्लोरीन में लास्ट में देखो 7 है, तो वो इलेक्ट्रॉन किसके पास से ले लेगा, सोडियम के पास से ले लेगा। इसी मदद से वो उसके जो आउटर मोस्ट सेल हो जाए क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, पॉजिटिव, और उसको क्या बोलेंगे हम, कैटायन बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, नेगेटिव, उसको हम क्या बोलेंगे, एनायन बोलते हैं। तो नाउ तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जो रिएक्ट है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो क्या हो जाएगा, हमारा 3.3 टॉपिक इज द कंप्लीटेड।